नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार और जिला है औरंगाबाद। हुआ कुछ यूं कि 24 जून की रात करीब 8 बजे नबीनगर थाना क्षेत्र के लैम्बो खाप मोड़ के पास एक व्यक्ति जिसे गोली लगी हुई थी, वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ सड़क पर गिरा पड़ा हुआ था। आने जाने वालों ने इसको नोटिस किया कि इस व्यक्ति को गोली लगी है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। लिहाजा तुरंत पुलिस को खबर की गई। पुलिस आई। सबसे पहले उस लाश को या उस शव को, उसके पहचान की कवायद शुरू की गई और जल्दी ही पता लग गया कि ये गांव बड़वान का प्रियांशु उर्फ छोटू है, जिसकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है। बहरहाल पुलिस ने इसके घर पर खबर की, घर वाले सब आ गए। जानकारी पुलिस ने इकट्ठा करनी शुरू की। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था और पुलिस ने अपनी जो अपनी तरीके होते हैं, जो उसकी एसओपी होती है, उस पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले उस व्यक्ति की घर वालों से मोबाइल नंबर लेकर सीडीआर का विश्लेषण शुरू किया गया। फिर सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल और सटीक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में वो जहाँ जहाँ से आता हुआ जाता हुआ दिखाई दिया और कहाँ से आ रहा था और क्या बात थी, ये सब मृतक के परिवार से जानकारी पुलिस ने इकट्ठा की। जो अपराधी थे, अपराधियों का कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पाया कि मारने में कौन लोग थे। बहरहाल पुलिस ने अपनी तरह से इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी, जीरो इन करना शुरू किया कि आखिर कौन हो सकता है। इसी बीच में सीडीआर की एनालिसिस में पुलिस ने देखा कि मृतक की पत्नी गुंजा की एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी। नंबर पता किया गया तो ये पता लगा कि ये जीवन सिंह का नंबर है। घर वालों से पूछा गया तो पता लगा कि ये मृतक के की पत्नी गुंजा के फूफा हैं, सगे फूफा हैं। डाल्टनगंज के रहने वाले हैं और रसूख वाले आदमी हैं। इनके अच्छी लोगों से जान पहचान है। इनका अपना पानी का एक प्लांट है, शोरूम है और तरह तरह की बातें, और उनकी उम्र करीब 55 वर्ष बताई गई। बहरहाल पुलिस ने पहले पत्नी को बुलाकर इस सिलसिले में पूछताछ शुरू की कि जो आपके फूफा हैं जीवन सिंह, इनसे आपकी क्यों इतनी बातें हुआ करती हैं, क्या वजह है। और फिर पुलिस ने देखा कि घंटों घंटों सीडीआर में जो इंटरनेट की एक्टिविटी है वो उतनी ही जीवन सिंह के और उतनी ही इनकी इंटरनेट एक्टिविटी पाई गई। एक पुलिस टीम गई वहाँ पर, चूंकि वो रसूखदार आदमी थे, और डाल्टनगंज में ही जीवन सिंह से पूछताछ शुरू की गई। जो गुंजा के यानी मृतक के पत्नी के फूफा थे, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझसे कोई मतलब नहीं है, अब इसकी शादी हो गई थी, ऐसा था वैसा था, मुझसे क्या लेना देना है, रिश्तेदार थी, मेरी भतीजी थी। पुलिस ने कोई साक्ष्य न मिलने के कारण उनसे पूछताछ करने के बाद उनका चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, एक एसआईटी भी गठित कर दी। औरंगाबाद के एसपी अम्बरीश राहुल ने कि जितने भी इसमें लोग हैं, इस इसके मोबाइल नंबर में, उन सब से पूछताछ की जाए और साथ साथ मृतक की पत्नी गुंजा सिंह की मोबाइल में भी जिन जिन लोगों से संपर्क हैं उनसे भी पूछताछ की जाए। बहरहाल धीरे धीरे बातें खुलने लगी। गुंजा को पुलिस थाने पर ले आई। पुलिस थाने पर उससे बातचीत शुरू हुई।
ये पता लगा कि इनकी शादी हुए अभी सिर्फ 45 दिन हुए हैं और 46वें दिन ही इसके पति यानी कि जो मृतक था उसकी लाश मिल गई। जब थोड़ी सख्ती हुई गुंजा से, तब उसने ये बताया कि मेरे और मेरे फूफा के बहुत दिनों से संबंध है। फूफा जब तक मुझसे एक बार वीडियो कॉल पर बात नहीं कर लेते उनको नींद नहीं आती थी। घर वालों ने जब मेरी शादी की बात शुरू कराई तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मेरी शादी प्रियांशु उर्फ छोटू से शादी तय हो गई। मैं उनके यहाँ आ गई, लेकिन मेरे फूफा और मेरी जो बातचीत का सिलसिला था वो बंद नहीं हुआ। अब भी जब तक मेरे फूफा मुझसे बात नहीं कर लेते थे उनको नींद नहीं आती थी, और मैं भी जब तक अपने फूफा से बात न कर लूँ मुझे नींद नहीं आती थी। इस तरह से इन लोगों के संबंध चलते रहे और ये बात पुलिस के सामने उन्होंने बता दी। इसी बीच में इन्हीं 45 दिनों में हमारे ख्याल से 2 हफ्ते बाद 15-20 दिनों के बाद पति को यानी प्रियांशु को थोड़ा सा शक हुआ कि आखिरकार ये क्यों भाग भाग कर किससे बात करती है। घर वालों के बीच बैठते नहीं हैं, हमसे भी बात करते समय कोई फ़ोन आ जाता है तो वो भाग कर बात करने लगती है। उसने पूछा तुम किससे बात करती हो? उसने साफ कहा कि मैं अपने फूफा से बात करती हूँ, और फूफा का नंबर दिखाया कि देखो ये अभी उनका फ़ोन आया था, हाल चाल पूछ रहे थे, मैं उनसे बात करती हूँ। पति ने वो नंबर मिलाकर देखा तो वाकई वो जीवन सिंह का नंबर था। बात वहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये शक बरकरार रहा। किसी दिन जैसे होता है ना, जब एक बार पति को शक हो जाए अपनी नई नवेली पत्नी पर, तो वो कुछ न कुछ उपाय करता है ये जानने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी आखिरकार फूफा से इतनी बातें क्यों करती है। किसी दिन इसी बातचीत में उसने कुछ जो शब्द सुने वो बहुत उचित नहीं थे और फूफा से बात करने वाले वो शब्द नहीं थे। अगले दिन सवेरे उसने प्रियांशु ने अपनी पत्नी को, गुंजा को, ये कहा कि भाई इस तरह की बात मैंने सुनी है, तुम बात कर रही थी, ये बात अनुचित लग रही है, और मैं तो ये कहूँगा कि अब तुम अपने फूफा से कोई बात नहीं करोगी। पति के बाहर जाते ही उसने ये पूरी बात अपने फूफा को बता दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है, और जीवन सिंह से उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। अब उनको ज़्यादा शंका होने लगी है और मुझे ये लगता है कि किसी दिन अगर उन्होंने मेरा मोबाइल छीन के उसमें बातचीत देख ली तो ये बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर जीवन सिंह ने उसको बताया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम परेशान मत हो, मेरे तमाम विधायकों और मंत्रियों से संबंध है, और जीवन सिंह की बहुत ढेर सारी बसों का संचालन भी होता है, बाइक के शोरूम भी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार भी हैं, तो उसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात से नहीं पड़ा। फिर उसने ये कहा कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो इसको हम मरवा देते हैं। गुंजा ने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ कि इसको रास्ते से हटा दो, वरना हमारी तुम्हारी बात कभी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से ये पहले तो 15-20 दिन बाद उसने टोका, और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ये जब भी हम बात करने कहीं दूसरे कमरे में, कहीं बाहर दालान में या आंगन में जाते हैं तो वो पीछे पीछे कान लगाकर ये सुनने की कोशिश करता है कि बात क्या हो रही है। तो इसलिए बेहतर होगा कि इसके पहले कि संबंध खराब हों, इसको रास्ते से हटवा दो। फिर उसने ये व्यक्त किया अपनी जो शंका थी या अपनी परेशानी कि इसके मरने के बाद फिर मेरा क्या होगा। तो जीवन सिंह ने कहा तुम परेशान मत हो, 40 लाख रुपए और एक फ्लैट मैं तुमको दिलवा दूंगा, और इसी की ज़मीन सब तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जीवन सिंह ने गुंजा से ये कहा
कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, बात आउट हो जाती है, तुम्हारे तक कोई बात आती है, तो 40 लाख रुपए और एक फ्लैट में तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं या तुमसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती है। अब देखिए, जीवन सिंह उम्र 55 साल, और उसका बड़ा पुत्र, उसकी दोनों किडनी खराब, हैदराबाद में वो किडनी का इलाज करा रहा है, जहाँ पर उसकी पत्नी, बेटे की पत्नी और परिवार के सारे लोग हैदराबाद में बराबर रह रहे हैं या आ जा रहे हैं। लेकिन जीवन सिंह वो अपने साले की पुत्री गुंजा के प्रेम जाल में उसे ये भूल गया कि उसके बड़े बेटे की जीवन मौत से वो संघर्ष कर रहा है, हैदराबाद में इलाज कर रहा है। तो पूरी उसने कहा कि तुम एकदम परेशान मत हो, मैं इसको रास्ते से हटवा दूंगा। फिर ये उससे ये कहा कि जब भी ये शहर के बाहर जाए तो हमें बता देना, हम कोई न कोई इंतज़ाम कर देंगे। 24 तारीख को इसी ने, गुंजा ने ही अपने पति को चंदौली भेजा, बनारस वाला चंदौली। वहाँ उसकी छोटी बहन रहती थी, उसको कुछ सामान देने और लेने की का काम देकर उसे वहाँ भेज दिया। और भेजते ही उसने फ़ोन करके फूफा जीवन सिंह को बता दिया कि आज मैंने इसको वहाँ भेजा है, ये जैसे ही वहाँ से वापस लौटेगा मैं आपको बता दूंगी। तब तक जीवन सिंह ने अपने 2 शूटर तैयार कर दिए डाल्टनगंज से, और जब चंदौली से चला प्रियांशु, तभी उसकी पत्नी गुंजा ने फूफा को अपने ये बता दिया कि अब इस समय वो वहाँ से चल चुका है। 2 शूटरों को भेजकर उसका पीछा कराया, और पीछा कराने के बाद उसे, जैसा मैंने आपको बताया कि लैम्बो खाप मोड़ के पास उसे गोली मार दी गई, गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल के नंबर और वैसे भी जल्दी ही उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने जो 2 लोग और साथ में थे, जिन्होंने सिम दिया था, जिन्होंने मोबाइल दिया था हत्यारों को, उन सब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उनमें जो 2 लोग थे और जिन्होंने असलहा, सिम और मोबाइल से उन हत्यारों की मदद की थी, उनमें जयशंकर चौबे और हत्यारा मुकेश शर्मा, इन दोनों ने जो उसकी हत्या में भूमिका निभाई थी, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया, पत्नी सहित कुल 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। 2 जुलाई को औरंगाबाद के एसपी अम्बरीश राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि इस हत्या की जो मास्टरमाइंड है वो इसकी पत्नी ही है, जिसके संबंध अपने फूफा से थे। फूफा से पूछताछ उस समय की गई, लेकिन बातचीत के लिए कोई साक्ष्य न होने के कारण उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की या उसे गिरफ्तार नहीं किया। और अब उसको तलाशने में या उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस से वहाँ लोगों ने पूछा एसपी से कि साहब, इस तरह की कई घटनाएं तो अकेले औरंगाबाद में ही हो गई हैं। वहाँ जिन घटनाओं का जिक्र किया गया उनमें थी कि नागालैंड के राज्यपाल रहे निखिल कुमार के गांव में 22 मई 2025 को पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। फिर 27 जून 2025 को मदनपुरा थाने में 4 बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर 28 जून 2025 को दाऊदनगर के लाला अमौना गांव की रहने वाली 4 बच्चों की मां पूजा ने दवा लाने के बहाने अपने पति बिक्कू को धोखे से गयाजी भेज दिया और गयाजी ले गई, और वापसी में उसने अपने प्रेमी कमलेश यादव के साथ मिलकर पति को उसी स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या करवा दी। ये औरंगाबाद की बात है। पिछले 2 महीनों में इस घटना को शामिल करते हुए
कुल 4 घटनाएं हुई जिनमें पतियों की हत्या कराई गई। इसके पहले जो जो घटनाएं हुई थी, राजा रघुवंशी वाली घटना, मेरठ में सौरभ का हत्याकांड, मेरठ में ही वो सांप से कटवाने वाला हत्याकांड, ये सब मैं बराबर आपको बता रहा हूँ। और ये लगातार पतियों की हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़ नई घटनाएं सामने आ रही हैं और मैं बार बार आप लोगों को इन घटनाओं से रूबरू करा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय पुलिस ने, एसपी ने महिला के बारे में जो भी कन्वर्सेशन हत्यारों और महिला के बीच हुआ था, जो भी कन्फेशन गुंजा ने किया था, वो पूरी बात बताई। तो जैसे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। लोग इतने हतप्रभ हुए कि किस तरह से शादी के 45वें दिन ही गुंजा ने अपने पति की हत्या करा दी। दूसरा जो अचंभा था वो ये था कि फूफा से होने वाले अनैतिक संबंध का, फूफा 55 साल का, गुंजा 21-22 साल की, और ऐसा संबंध कि बस जरा सी भी हिचक नहीं हुई अपने पति को मरवाने में। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति अपनी ही पत्नी के अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया। मैंने लगातार पतियों की हत्या की ये 5वीं घटना, लगातार पतियों की हत्या वाली ये 5वीं घटना आपको बताई है। ये सभी घटनाएं मई और जून 2025 की हैं। ये ज़्यादा गंभीर बात है। पतियों के हत्या का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहाँ जाकर रुकेगा ये भी नहीं पता। पिछली घटनाओं में, सभी घटनाओं के विश्लेषण में मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि ज़्यादातर घटनाओं में ये जो प्रेमिका और पत्नी थी, इनकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है और उसी माध्यम से इनके प्रेम संबंध बने हैं। ज़्यादातर घटनाएं लोअर मिडिल क्लास या मिड क्लास की लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। यानी जिन लड़कियों ने, जिन बहुओं ने, जिन पत्नियों ने अपने पति की हत्या कराई, वो लोअर मिडिल क्लास कह लें या मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के की लड़कियां थीं, जो एजुकेशन अब अच्छी हो गई है और लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ध्यान भी दिया जा रहा है और ये ज़्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी थी। कुछ तो इसमें कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, उनका क्लास कुछ भी रहा हो, लेकिन कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी थी। सपने इनके बहुत बड़े थे। बड़ा सपना देखना अपराध नहीं है, बिल्कुल सबको बड़े सपने देखने चाहिए। और लड़कियां जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, पढ़ लिख लिया उन्होंने, तो उनके सपने बड़े हो गए और उनको अपना ही प्रेमी, उन्हें लगने लगा कि अपने प्रेमी में ही उनका भविष्य है, उनका जीवन सिर्फ अपने प्रेमी के साथ ही चल सकता है या वो सुखी हो सकती है। ये सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से इन लड़कियों के दिमाग में ये बात भर गई। समाज और परिवार जब शादी की बात करता है तो ये इतनी हिम्मती नहीं हो पाती कि शादी के लिए मना कर दें। इतनी हिम्मत नहीं है, वो चाहे जितना पढ़ लिख लें, लेकिन समाज या परिवार का जो दबाव है वो अभी भी वही पुराना है जो पुराने सिस्टम में चलता था। न ये शादी के लिए मना कर सकती, न ये कह सकती कि मेरी शादी फलां से ही कराओ, मैं उसी के साथ सुखी रह पाऊंगी, ये भी कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। और प्रेमी में भी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई इन सभी घटनाओं में कि वो समाज या परिवार का विरोध करे और कहे कि नहीं, इसके मेरे संबंध हैं और इसकी शादी कहीं और करके इसकी ज़िंदगी मत खराब करिए, मुझसे इसकी शादी करिए। ऐसा कोई प्रेमी भी करने की या कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाया इन सभी घटनाओं में, या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन सब में। ऐसी हिम्मत सिर्फ फिल्मों में, मूवी में दिखाई जाती है कि कट्टा लेके गुंडों के साथ मंडप में घुस गए, लड़की को ज़बरदस्ती उठा लाए और उसके बाद उससे शादी कर ली। लेकिन इस समाज में
या इस तबके में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, जहाँ की ये लड़कियाँ हैं या लड़के भी उसी क्लास के हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि परिवार और समाज का, क्योंकि वो वास्तविकता है और वो परिवार भी और समाज भी, ये धरातल पर है, वास्तविकता है। ये जिसको वो कहते हैं ना कि ये जो दुनिया होती है व्हाट्सएप की, या दुनिया होती है सोशल मीडिया की, वो फर्जी दुनिया नहीं है, वास्तविकता है। और जब ये दबाव डालते हैं तो उस दबाव के आगे ये लोग झुक जाते हैं, दोनों मन मसोस के रह जाते हैं। फिर शादी के बाद मोबाइल इनको उसी वर्चुअल वर्ल्ड में फिर ले जाता है। एकदम बिंदास दुनिया होती है मोबाइल की, आप समझ ही रहे हैं, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। अब आप इसी घटना में देख लीजिए, वो 21-22 साल की गुंजा और 55 साल का उसका फूफा, शादी के बाद भी वो अपनी नेकेड तस्वीरें फूफा की डिमांड पर, फूफा के मोबाइल पर भेजती रही। फूफा डिमांड करता रहा और वो उसको मोबाइल पर भेजती रही। ये सारे जो फोटोग्राफ थे, सारी सेल्फी जितनी थी, वो सारी मोबाइल में, जब मोबाइल जब्त किया गया तो पुलिस ने, औरंगाबाद की पुलिस ने मोबाइल में ये सारे फोटोग्राफ पकड़े या देखे और उससे पूछा, और उसने बताया कि फूफा की डिमांड पर मैं उन्हें हर दिन ये फोटोग्राफ भेजती रही। तो भेजते समय, या इस तरह की लड़कियां जब इस तरह के वर्चुअल वर्ल्ड में गोता लगाने लगती हैं प्रेमी के साथ शादी होने के बाद भी, तो ये सोचती हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन जिसके यहाँ वो ब्याह के आई हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या उसे ज्ञान नहीं है, या उसने दुनिया देखी नहीं है। कोई नया नया मेहमान आया है और पत्नी होके आई है, नया सदस्य आया है परिवार में, तो उसकी एक्टिविटी भी वो भी वॉच करता है, उसके घर वाले भी वॉच करते हैं। आपने पिछले सभी घटनाओं में देखा कि कितनी भी छिपा के बातचीत की जा रही हो, पतियों को भनक लग जाती थी, पतियों, और यहाँ भी पति को भनक लग गई, विरोध किया, मना किया कि ये ठीक नहीं है। और जब उसको ये लगा कि हमारे पति को सारी बात पता लग गई, तो उसने सबसे पहले फूफा से कहा कि आप सक्षम हैं, सबल हैं, बलवान हैं, आप बाहुबली हैं, आप इसका निदान करिए, इसे फ़ौरन मेरी ज़िंदगी के बाहर करिए, वरना हम आपका कहा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही उनको, लड़कियों को ये लगने लगता है कि अब तो ये बात खुल रही है, पता लग रही है, और पति को भी ये बात पता लग जाती है, तो उसके बाद फिर बवाल होता है। और तब प्रेमी भी साजिश करने लगते हैं कि अब इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। पत्नियां उनका साथ देती हैं और पति को दुनिया से विदा कर देती हैं। कितनी कितनी घटनाएं मैंने आपको बताई। तो और सोचती यही हैं कि पति को रास्ते से हटाने के बाद अपने प्रेमी के साथ वो बिंदास होकर नया जीवन, या जो जीवन उनके सपने में है वो अपने प्रेमी के साथ ही है, उसके साथ हम ये अपना जीवन काट देंगे। लेकिन इन सभी घटनाओं में पति की हत्या के बाद पत्नी और प्रेमी, उन दोनों का साथ कहीं नहीं देखा गया। दोनों को ही जेल हुई, और सारे प्रकरणों में आज भी प्रेमी और वो पत्नी जिसने हत्या की है पति की, वो दोनों आज भी जेल में ही हैं। मैंने आपको बताया कि अकेले औरंगाबाद में ही मई जून में 3 पतियों की हत्या हुई जो उनकी पत्नियों ने कराई, और इन 6-7 महीनों में जाने कितनी पतियों की हत्याएं पूरे देश में हुई। जब अकेले बिहार के एक औरंगाबाद जैसे बहुत मशहूर ज़िला नहीं है, बड़ा ज़िला है, पुराना ज़िला है, बट बहुत पटना की तरह या बाकी उनकी तरह बहुत मशहूर नहीं है, वहीं अकेले 2 महीनों में 3 पतियों की हत्या हुई। तो ये देश भर में हत्याएं हुई, जो अखबार में आ गईं उनका पता लग गया, बाकी के बारे में बस टोले मोहल्ले वाले ही जान पाए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ
कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। पहले कभी ऐसा ट्रेंड लगातार नहीं देखा गया। इससे बचने का उपाय भी अब मुझे नहीं सूझ रहा है। बार बार उस पर्टिकुलर घटना के पीछे क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसको कैसे इसको रोका जा, सब बताने के बाद भी आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि इसके बचने के कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहे हैं, सिवाय इसके कि शादी के पहले की स्थिति पर सावधानी से जानकारी की जाए। यही एक उपाय लगता है, बाकी कोई उपाय नहीं लगता है। लेकिन लगातार इन घटनाओं से मैं भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। और आज मैं अपने सुधीर श्रोताओं से एक अपील करूंगा कि अगर इस ट्रेंड यानी पतियों की हत्या का जो ट्रेंड चला है पिछले 5-6 महीनों से, अगर इसका कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी साइकोलॉजिकल स्टडी इस पर्टिकुलर ट्रेंड पर अगर किसी की नज़र से गुजरी हो तो कृपा करके मुझे मेल कर दें। कोई लिंक हो हमें मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि ये स्टडी कहाँ की गई है, किस यूनिवर्सिटी में की गई है और किन लोगों ने की है, किसी मनोविज्ञान के जानने वाले ने की है, तो कृपा करके ये मुझे इसे भेज दें। या फिर कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी, जो सामाजिक विधाओं के माहिर लोग हैं, सामाजिक ज्ञान सोशियोलॉजी के जानकार लोग हैं, ज़रूर इस पर उन्होंने कोई न कोई अपनी धारणा बनाई होगी, कोई न कोई सिद्धांत जरूर प्रतिपादित किया होगा। मैंने कोशिश की ढूंढने की इंटरनेट पर, मुझे नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन अगर किसी सुधी श्रोता को इस तरह की कोई साइकोलॉजिकल या फिर सोशियोलॉजिकल स्टडी किसी ने की हो, कारण और निवारण उसमें बताए गए हों, तो कृपा करके वो हमें मेल कर दें, मुझे भेज दें। मैं उसकी भी स्टडी करूं और उसको क्राइम के दृष्टिकोण से किस तरह की स्टडी है या क्या पाया गया है देखूं। शायद कोई तरीका ऐसा निकले, मैं विवेचना करूं इसकी और इस समस्या के कारण और निवारण को अपने सुधी श्रोताओं तक, बाकी सुधी श्रोताओं तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैं सभी बहुत हमारे जो सब्सक्राइबर हमारे सुधी श्रोतागण हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। कुछ कुछ के कमेंट आप देखिए कितना विश्लेषण करते हैं एक घटना का। तो मैं उन सभी से ये निवेदन करूंगा कि अगर पतियों की हत्या के इस नए ट्रेंड के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सोशियोलॉजिकल स्टडी हुई हो, उसका जो भी रिजल्ट रहा हो, कोई स्टडी हुई हो, तो कृपा करके वो मुझे भेजें, ताकि सब इकट्ठा करके और मैं अपनी विवेचना जो पिछले सभी घटनाओं में कर रहा हूँ इसको मिलाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। हो सकता है किसी की जान बच जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।